तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कि देश में आज की पॉलिटिकल स्थिति में गुजरात इलेक्शन जो कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, और दूसरा, क्या बीजेपी को हराना नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा सबसे बड़ा सवाल है जो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुभ रहा है। आज के दिन में बीजेपी से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सबक लेने की ज़रूरत है। जहां बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी प्रेजेंट डे सर्वाइवल में लगी हुई हैं, उसके बिल्कुल उलट बीजेपी, ख़ास तौर पे आरएसएस, ये आज की नहीं आने वाले 20 साल 25 साल की स्ट्रैटजी लेके चलते हैं। ये एक सबसे अहम मुद्दा है जिसकी वजह से आज बीजेपी तकरीबन पौने मुल्क में राजधारी सत्ताधारी पार्टी बन गई। और आने वाले दिनों में कुछ और जो 2-3 राज्य बचे हैं वहाँ भी बड़े लेवल पर बीजेपी एक्शन करने जा रही है, जिनमें उड़ीसा सबसे बड़ी स्टेट होगी। क्या कारण है कि बीजेपी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है? दूसरी पार्टीज़ के लोग अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा कारण है। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी नए सिरे से बनानी पड़ेगी। नहीं तो आने वाले 10-15 साल में हिंदुस्तान में एक ही पॉलिटिकल पार्टी बचेगी और वो होगी बीजेपी। बहुत बड़ा खतरा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। उसके साथ साथ मिनॉरिटीज़ के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि पूरे हर किस्म की नौकरी में, बिजनेस में, बैंक लोन में, फैसिलिटीज़ में जो आम आदमी को मिलना चाहिए, उसमें सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन आपकी पीएचडी नहीं होगी, आपकी कोई आईआईटी नहीं होगी, आपकी एमए एमएस से बीए नहीं होगी, कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन नहीं होगी। आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ये होगी कि आप कौन से धर्म के साथ जुड़े हुए। बीजेपी, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा था, ये कॉफ़ी के कप की झाग है, ब्रॉथ जिसको कहते हैं। कॉफ़ी जो है वो आरएसएस है। आरएसएस पूरी तरह से बीजेपी को कंट्रोल करती है। बीजेपी अपने लेवल पे महज एक फ्रंट है, एक मोहरा है, मखौटा है। असली जो पीछे पूरी ताकत है, फोर्स है, वो आरएसएस है। और पूरे देश में आज एक ही काडर चल रहा है जिसको कहते हैं आरएसएस काडर। एक पॉलिटिकल काडर, एक सरकारी अफसरों का काडर। एक ज़माना था, आज भी है, जब देश में जितने बड़े ऑफिसर हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस या इस किस्म के, और इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन ऑटो सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस किस्म के क्वालिफिकेशंस होती थी ब्यूरोक्रेट्स के पास। उसके पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे भी इसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी हुआ करती थी, जिसमें आईसीएस होते थे, जो आज आईएएस हैं, उनको आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। उसी तरह जो पुलिस ऑफिसर थे वो सिर्फ आईपी हुआ करते थे, इंडियन पुलिस। उसके बाद उसको चेंज करके आईसीएस को आईएएस बना दिया और आईपी को आईपीएस बना दिया। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो कस्टम के, इनकम टैक्स में, एक्साइज में ये ऑफिसर होते हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस, जो हमारे विदेशों में राजदूत लगते हैं, कौंसल जनरल लगते हैं, इस किस्म के ऑफिसर। लेकिन आज वो सबको पीछे हटा के आज आपके आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप आरएसएस काडर के साथ नहीं जुड़े हुए तो आपकी और कोई भी क्वालिफिकेशन किसी काम की नहीं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरएसएस की।
कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने एक ही कार्डर में बांधा। आज अगर आपको जज बनना है, आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना है या इलेक्शन कमिश्नर बनना है, सॉलिसिटर जनरल बनना है, अटॉर्नी जनरल बनना है, मंत्री बनना है, आईबी का चीफ बनना है, सीबीआई का चीफ बनना है, बीएसएफ का चीफ बनना है, आईटीबीपी का चीफ बनना है, सीआरपीएफ का चीफ बनना है, कोस्ट गार्ड का चीफ बनना है, आर्मी का चीफ बनना है, एयरफोर्स का, नेवी का, तो आपके पास एक डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आरएसएस कार्डर का साथ आपके जो लेबल है वो लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, नहीं तो आप किसी काम के नहीं। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। पिछले 25 साल से, तकरीबन 98 से, जब से मोहन भागवत जो आज सर संचालक हैं आरएसएस के, ये नंबर 2 हुआ करते थे आरएसएस के, सुदर्शन आरएसएस के चीफ हुआ करते थे। इन्होंने मोहन भागवत जी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर देश पे राज करना है तो आरएसएस काडर को हर खित्ते में, हर पेशे में, हर किस्म की सरकारी तंत्र में, प्राइवेट तंत्र में ट्रेन करना होगा। हज़ारों नौजवानों को आरएसएस ने ट्रेन किया, उनको आईएएस में भेजा, आईपीएस में भेजा, इसी तरह आर्मी में भेजा, स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल चलाए गए, सैनिक स्कूलों चलाए गए, बाद में उन्हीं नौजवानों को आर्मी में भेजा गया। इसी तरह आर्म फोर्सेस दूसरी, एयरफोर्स, नेवी, उनमें लोग अपने लोगों को जो आरएसएस के बचपन से आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़ा इनका साथ में और एक अदारा है एडुकेशन का जिसको हम डीएवी स्कूल्स बोलते हैं, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल्स, इसी किस्म के और जो आर्य समाज के साथ आर्य समाज स्कूल जो हैं, आर्य स्कूल्स वो हुए, और बहुत सारी ऐसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ आरएसएस की तार जुड़ी हुई थी, वहाँ से एक पढ़े लिखे लोगों की आर्मी तैयार की गई जिनको सरकारी नौकरियों में भेजा गया, वकील बनाया गया, जजेस के लिए भेजा गया, स्पेशल ट्रेनिंग अकेडमी बनाई गई, पॉलिटिशियंस ट्रेन किए गए। ये बहुत से यंगस्टर, यंग लीडर्स, महाराष्ट्र की बात करें तो उस ज़माने में प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे जैसे यंगस्टर को ट्रेन किया गया, उनको आगे लाया गया। प्रमोद महाजन भी बाद में केंद्र में मंत्री बने, गोपीनाथ मुंडे भी बने, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री भी रहे गोपीनाथ मुंडे। तो इस अभी जो नरेंद्र फडणवीस हैं, उनको भी आरएसएस की उसी स्कूल में ट्रेन किया गया। और उसके पहले इमरजेंसी के बाद जो एक क्लास ट्रेन हुई थी जिसमें अरुण जेटली जैसे लोग थे, ये सब लोग बीजेपी में आगे बढ़े, लेकिन पीछे इनकी पीठ पे जो थापी थी वो आरएसएस थी। तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्डर आरएसएस ने तैयार किया जो ज़रूरत पड़ने पर नरेंद्र मोदी को दे दिया गया 2014 में। तो 2009 में जब मोहन भागवत आरएसएस चीफ बनते हैं, के सुदर्शन उनको अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, तो 2009 से भागवत का जो सपना था पूरे देश में हुकूमत करने का, वो उन्होंने बहुत बड़े कार्डर के साथ तैयार किया। ऊपर से अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा, लेकिन अंदर से हर चीज़, हर एक्शन, हर कदम आरएसएस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। राम माधव जो मोहन भागवत के आरएसएस के बहुत खास हैं, उनको पूरी सरकार की जिम्मेदारी दी गई। अगर आप सच में देखें, दिखावे के लिए तो बहुत से लीडर हैं, नरेंद्र मोदी है, नितिन गडकरी हैं, दूसरे बहुत सारे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो आदमी सरकार चला रहा है वो सब जानते हैं कि राम माधव बहुत दिमागी इंसान है, पढ़ा लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है, और पूरा एक ज़माने में जो कश्मीर की आज हालत की गई है, एक स्टेट से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, उसमें पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी थी
वो राम माधव ने तैयार की थी। सो दोस्तों, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज की सोच रही हैं या आने वाले 2-4 इलेक्शन की सोच रही हैं, वो उनको अपनी सोच बदलनी होगी अगर उनको सरवाइव करना है। दूसरी तरफ बीजेपी आज इतनी मजबूत हालत में होने के बावजूद भी आने वाले 25 साल की तैयारी कर रही है और बड़े लेवल पे सरकारी अदारों में घुसपैठ की जाएगी। आरएसएस काडर के लोग एडजस्ट किए जाएंगे। जितनी देश की बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट जो सरकारी सेमी गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस हैं, ऑयल एंड गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये कॉरपोरेशन, वो कॉरपोरेशन, महानगर, जितनी भी सरकारी बड़ी नवरत्न कंपनीज हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरएसएस के आदमी लगाए हुए। हर अदारे को कंट्रोल किया गया। उसी तरह जितने गवर्नर्स हैं जिन्होंने एक सेरेमोनियल पोस्ट होती है अपने अपने राज्य में सरकार के साथ तालमेल करके रखना, उनमें से मैक्सिमम जो लोग हैं वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। उनको गवर्नर लगाया जाता है ताकि जो ऑपोजिशन की सरकारें हैं उनको किसी न किसी तरह तंग किया जाए, उनको बदनाम किया जाए। और इसके पीछे बहुत बड़े दिमाग काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो सरकार में है ना पार्टी में है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठ के पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। इसको कहते हैं एक पार्टी के लिए कुर्बानी का जज्बा। हम कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, लेकिन अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाएंगे। वो जो एक निष्काम, जिसको हम सेवा कहते हैं, उसका जज्बा जो आरएसएस ने पैदा किया है नौजवानों में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज शायद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के अगर सबसे बड़ा काडर किसी पार्टी के पास है, किसी संस्था के पास है, तो वो आरएसएस के पास है। आरएसएस बीजेपी में जिसको जब चाहे चेंज कर सकते, चेहरा जो भी हो, बीजेपी का कोई प्रेसिडेंट हो, कोई जनरल सेक्रेटरी हो, कोई हो, लेकिन जो पीछे से जो सोच आएगी, जो एक्शन प्लान आएगा, वो सिर्फ आरएसएस से आएगा। आप देखिए बीजेपी की सरकार का कोई मंत्री कुछ नहीं बोलता, सब के सब चुप। कोई बड़ी से बड़ी घटना देश में हो जाए, कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई जनता के सामने नहीं आता, कोई प्रेस के सामने नहीं आता। कभी कभार कभी कांग्रेस को बदनाम करना हो जो किसी और पार्टी को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, लेकिन 3-4 जो स्पोक्स पर्सन हैं इनके, उनको आगे किया गया और वो सरकार के बिहाफ पे बोलते हैं। मुझे कई बार हैरानी होती है कि ये तो सरकार के बाहर बैठे हैं, तो इनको सरकार की अंदर की बातें कैसे पता चलती हैं। और उन लोगों को एक नई आर्मी आने वाले समय के लिए तैयार की जा रही। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं उड़ीसा की। अब बीजेपी के निशाने पे है उड़ीसा, जहाँ पे नवीन पटनायक पिछले 20-25 साल से राज करते आ रहे हैं। बीजू पटनायक, उनका जो दल है बीजू जनता दल, बीजेडी, उनके पिता भी चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, बीजू पटनायक उड़ीसा के। अब देखिए बीजू पटनायक जो इंडोनेशिया के जम्पल हैं, उनको आज भी उड़िया बोलनी नहीं आती। वो बाहर ही पैदा हुए, बाहर पढ़े, शादी करवाई नहीं, एक लिव इन रिलेशनशिप है, पंजाबी लड़की है, बहुत सालों से उनके साथ रह रही है, कोई बच्चा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, कोई उन्होंने कोई स्कैंडल नहीं किया, कैरेक्टर साफ है, दामन पे कोई दाग नहीं है। अब उस आदमी को आपने रिप्लेस करना है, तो कितने सालों से तैयारी बीजेपी की चल रही। मुझे 2-4 दिन पहले एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मेरे दिल्ली से रिटायर होके आए, तो मैंने उनसे ऐसी बात किया, अब आजकल माहौल क्या है ब्यूरोक्रेट्स के लिए दिल्ली में खास तौर पर। वो कहते हैं कोई माहौल नहीं है, एक ही काडर चल रहा है, आरएसएस काडर। मुझे कोई ये नहीं जानता कि मैं आईएएस हूँ, आईपीएस हूँ, क्या हूँ, मेरी पोस्ट क्या है, कुछ नहीं। अगर आरएसएस के साथ जुड़ा हूँ तो मैं कुछ हूँ, नहीं तो खुले लाइन लगा के बैठा देते हैं दूसरे लोगों को। तो ये एक जो फीलिंग पूरे ब्यूरोक्रेट पे बन गई है, कोई ब्यूरोक्रेट फैसला नहीं लेता, सबके सब फैसले पीछे से होके आते हैं, नोट पीछे से बन के आ जाते हैं।
मुझे याद है सुषमा स्वराज का एक किस्सा। जब वो विदेश मंत्री थी तो एक उनके टीचर हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, उनका कुछ काम था, तो वो अपने जिसका काम था उसको लेके सुषमा स्वराज के पास जाते हैं दिल्ली। तो वो सुषमा स्वराज से कहती है कि डॉक्टर साहब मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे पिता समान हो आप, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। तो सुरेंद्र शर्मा जी बोले इतना छोटा सा काम, आप कैबिनेट मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, ये तो बहुत मामूली काम है। बोलते कुछ भी हो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती। तो डॉक्टर शर्मा जी ने बोला कि लिए क्या हेल्प करेंगे? बोलती आप झंडे वाला स्टेट चले जाइए जहाँ आरएसएस का ऑफिस है दिल्ली में, वहाँ इतने नंबर कैबिन में फलां आदमी बैठे होंगे, उनके पास चले जाइए, मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, वो आपकी मदद करेंगे। तो शर्मा जी अपने उस आदमी को लेके झंडे वाला स्टेट में आरएसएस ऑफिस में चले गए। उस शख्स को मिले जिसका नाम सुषमा स्वराज ने दिया था, और वो शख्स वहाँ पे उनको फ़ोन पहुँच चुका था। उन्होंने वो एप्लीकेशन देख के बोले कोई बात नहीं, आप जाइए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका लेटर आपके घर पहुँच जाएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई बात नहीं। सुषमा जी ने बोल दिया आप प्रोफेसर हो, मैंने भी आपका नाम सुना है। तो ये हालत है दिल्ली में सरकार चलाने की। ये तो सुषमा सी जितने असली बात बता दी अपने उस्ताद को, लेकिन बाकी मंत्रियों की हिम्मत नहीं है बाहर निकल के बताने की कि हम तो सब रबड़ स्टैंप हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब काम कर रहे हैं, सब सर झुका के बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका एम मंत्री बने रहना नहीं है, सरकार में बने रहना नहीं है, उनका एक ही मकसद है, जो आरएसएस का हुक्म होगा वो करेंगे। तो ये आने वाले 15 साल में जो पिछले 6-7 साल से जो नई भर्तियाँ की गई हैं इस सरकार की तरफ से, पहले तो मेरिट के हिसाब से आरएसएस वाले एंटर करते थे हर डिपार्टमेंट में क्वालिफाई करके, अब वो क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। जितने बड़े पद हैं उनको एक एक करके सब किस्म के एग्ज़ाम से निकाला जा रहा है, और उनमें अपने आदमी लगाए जा रहे हैं। अब उड़ीसा की बात कर रहे थे हम लोग, तो मुझे ब्यूरोक्रेट्स ने बताया कि 17 से 18 उड़ीसा काडर के ऑफिसर आईएएस आईपीएस आजकल पीएमओ ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं, या आसपास के और डिपार्टमेंट, और वो ऑफिसर का काम सिर्फ इतना है कि उन्होंने उड़ीसा में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनके डोजियर तैयार करने, उनकी कमियों के, प्राप्तियों के नहीं, जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं, किसने कितनी करप्शन करके कितनी कोठियाँ बंगले बनाए, क्या उनके बैंक बैलेंस है, कितने की माइंस हैं उनके पास, और माइंस में कितना ब्लैक का धंधा होता है, कितना वाइट का होता है, कितने ज़मीन घोटाले हैं, कितने बैंकों के लोन ले रखे हैं। ये सब किस्म का काला चिट्ठा उड़ीसा की अफसरशाही और बड़े लोगों के खिलाफ तैयार हो रहा है। अब जब इलेक्शन नज़दीक आएगी तो एक एक करके सबको पकड़ के अंदर दे दिया जाएगा। उसके बाद जो एक डर का माहौल पैदा होता है, कमज़ोरी है हमारे लीडरों की भी और हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी। करप्शन इतनी कर बैठते हैं जब मौका मिलता है, तो उसके बाद जब कोई दूसरी सरकार उनसे बदला लेने की नीयत रखती है तो उनके पास बचने का कोई चांस नहीं होता, मौका नहीं होता, तो वो सरेंडर कर देते। सरेंडर करके वो अपना स्पाइनलेस रीढ़ की हड्डी जो है वो निकाल के रबड़ की डाल लेते, झुक जाते मजबूरी से। तो उस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाली इलेक्शन में उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बन जाए। यही हाल गुजरात का है, बुरा हाल है गुजरात में महंगाई से, लोगों से, लेकिन बीजेपी ने और आरएसएस ने जो इतना काडर मजबूत करके रखा है और लोगों के दिमाग में एक ही बात डाल के रखी है कि हम ही हैं जो इस देश को बचा सकते, हिंदू राष्ट्र हमें बनाना है। तो हर जो हिंदू है वो धर्म के नाम से, हर आदमी की धर्म कमज़ोरी होता है, किसी भी धर्म का आदमी हो अपने धर्म को अच्छा कहेगा, धर्म के लिए मरेगा, जिएगा, जान भी दे सकता है, बुरी बात नहीं है। अगर बीजेपी धर्म का इस्तेमाल कर रही है तो उनका ये कानूनी
अधिकार बनता है उनका। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो मेजॉरिटी रिलीजन है, ज़्यादा गिनती उन लोगों की है, तो वो अपनी हुकूमत करेंगे, दूसरों को दबाने की कोशिश भी करेंगे। या हर किस्म की जो सत्ताधारी क्लास होती है वो करती है, दुनिया भर में करती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो दूसरे धर्म हैं उनको भी उसी तरह बढ़ने प्रफुल्लित होने का मौका देना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। आप दूसरे धर्म को दबा के अपना धर्म बड़ा नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है। बाकी पॉलिटिक्स होती है, इलेक्शनें होती रहती हैं, जीत हार होती है, लेकिन दूसरे को दबा के ये काम नहीं होना चाहिए। तो दूसरी पार्टीज को सोचना पड़ेगा, अगर उन्हें जिंदा रहना है तो बीजेपी से सबक लेने पड़ेंगे, अपना काडर मजबूत करना पड़ेगा, अपने लोगों को आगे लाना पड़ेगा, अपने परिवार, अपने बाप दादा, चाचा ताया, पोता पोती को भूल के देश के लिए काम करना पड़ेगा। तो शायद आने वाले दिनों में कुछ इस मुल्क का, इस देश का भला हो सके और आरएसएस काडर से कोई आने वाले दिनों में कोई इनको रियायत मिल सके, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।